दशक था 60 का, जहां हिंदुस्तान वर्ल्ड लेवल पर न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए लगातार प्रयासरत था। तभी वर्ष 1966 में 24 जनवरी के दिन एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे विज्ञान जगत को झकझोर कर रख दिया। यह खबर थी फादर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम कहे जाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की, जिनकी एक प्लेन क्रैश में समय से पहले मौत हो गई थी। यह रहस्यमयी हादसा आज तक अनसुलझा है। आइए जानते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा कौन थे और वो अपने जीवन के आखिरी दिनों में कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो उनकी रहस्यमयी मौत का कारण बन गया। अगर डॉक्टर बाबा की बात करें तो उनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ। पिताजी एक जाने माने वकील थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल से हुई। 12वीं की पढ़ाई एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई से हुई। बाद में उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मुंबई से बीएससी किया। 1927 में आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन चले गए, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यहां आपको बता दें, डॉक्टर बाबा का शुरुआत से ही रुझान फिजिक्स में था, लेकिन उनके पिताजी ये नहीं चाहते थे कि डॉक्टर बाबा फिजिक्स में अपना कैरियर बनाए, तो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बाद में उनके पिताजी मान गए और उन्होंने 1934 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की फिजिक्स में, और बता दें उनका टॉपिक था कॉस्मिक अब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन। बाद में वो जर्मनी चले गए, जहां उन्होंने कॉस्मिक रेस पे रिसर्च किया। उन्होंने अपने रिसर्च कैरियर के दौरान दुनिया के महान वैज्ञानिकों जैसे रदरफोर्ड, नील्स बोर और डिरैक के साथ काम किया। 1939 में डॉक्टर बाबा भारत लौट आए। आपको बता दें कि यह द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। उन्होंने वापस जाना उचित नहीं समझा और वो बैंगलोर के इंडियन स्कूल ऑफ साइंस के साथ जुड़ गए। वहां उन्होंने कॉस्मिक रेस पे जबरदस्त काम किया। उनकी इस उपलब्धियों को देखते हुए 1941 में मात्र 31 साल की उम्र में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का सदस्य बना दिया गया। 1943 में एडम्स पुरस्कार, 1948 में हॉपकिंस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने जेआरडी टाटा की मदद से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की 1945 में, और साथ ही में उसके निदेशक भी बने। 1948 में उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की। डिफरेंट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी फोरम्स पे उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें से फेमस है 1955 में यूएन की जेनेवा सम्मेलन में जिसके वो प्रेसिडेंट रहे। उनकी स्पीच आज भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पीच, जहां पे उस समय के जो विकसित देश थे वो चाहते थे कि विकासशील देश अभी एटॉमिक एनर्जी पर ध्यान न दें और अपनी औद्योगिक तरक्की पर ध्यान दें, जबकि डॉक्टर बाबा ने अपनी स्पीचेस के दौरान इस चीज की वकालत की कि अगर विकासशील देश एटॉमिक एनर्जी का यूज करते हैं तो उनका जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बढ़ सकता है। 1954 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया और उनकी ख्याति का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि उन्हें 1951 से 1956 के बीच में 5 बार फिजिक्स के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। आइए बात करते हैं अब वो एक्सीडेंट के बारे में जो आज तक अनसुलझा है, रहस्यमयी है। एयर इंडिया की फ्लाइट 101 जो कि मुंबई से फ्लाई करके दिल्ली, बैरूत, जेनेवा होते हुए लंदन जा रही थी, वो अचानक फ्रांस में मॉन्ट ब्लैंक की पहाड़ियों पर क्रैश हो गई, जिसमें क्रू के 11 मेंबर्स के सहित 106 पैसेंजर की मौत हो गई। इसी फ्लाइट में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा सवार थे और वो IAEA की कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जिनेवा जा रहे थे। आइए जानते हैं कुछ उन तथ्यों को जिनके आधार पर यह कहा जाता है कि ये कॉन्स्पिरेसी है और आज भी ये रहस्य अनसुलझा है। घटना के तुरंत बाद बचाव दल वहां पहुंचा। उसे वहां कुछ पैकेट और चिट्ठियों के अलावा कुछ नहीं मिला और खराब मौसम के कारण जो बचाव दल था उसको वापस आना पड़ा। फिर फ्रेंच अधिकारियों ने जांच शुरू की तो अधिकतर मलबा ग्लेशियर में धंस चुका था। ना ही ब्लैक बॉक्स मिला, ना ही कुछ और। तो एक हाइपोथेटिकल थ्योरी तैयार की गई एयर ट्रैफिक कंट्रोल और प्लेन के आखिरी कम्युनिकेशन के आधार पर, जो कि ये थी कि पायलट इन कमांड ने बेरूत से उड़ान भरा। उसे ये ध्यान नहीं दिया कि VOR खराब है। उसने लैंडिंग के लिए ATC से कांटेक्ट किया। ATC ने उसे करंट पोजीशन बताकर प्लेन का एस्टिमेट चेंज करने के लिए कहा। यहां पायलट से समझने में गलती हो गई। उसे लगा कि उसने मॉन्ट ब्लैंक की पहाड़ियों को क्रॉस कर लिया है, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। उसने प्लेन को डिसेंड करना चालू किया। प्लेन मॉन्ट ब्लैंक की पहाड़ियों से टकराकर क्रैश हो गया और यहां पर एक ऑफिशियल नैरेटिव बना
कि यह फ्लाइट 101 पायलट की गलती से क्रैश हुई है, लेकिन यह थ्योरी भी सवाल खड़े करने वाली थी, क्योंकि आखिरी कम्युनिकेशन में पायलट ने यह कहा था कि प्लेन 19,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो माउंट ब्लैंक की सबसे ऊंची चोटी से भी 1 किलोमीटर ऊपर है। तो यहां पर यह समझा जाना जरूरी था कि यह हादसा फिर कैसे हो गया। वो आरटीएफ के एडिटर और फ्रांस के पब्लिक ब्रॉडकास्टर फिलिप प्रियाल, जिन्होंने इस थ्योरी पर सबसे पहले ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने क्रैश साइट पर अपना कैमरा क्रू भेजा और क्रू को वहां प्लेन का एक टुकड़ा मिला जिस पर 1 जून 1960 लिखा हुआ था। लेकिन एयर इंडिया का बोइंग 707 प्लेन का मैन्युफैक्चरिंग 1961 में ही स्टार्ट हुआ था। इसी बात से भी ये पता चलता है कि कुछ छुपाने का कोशिश किया जा रहा है। दूसरा सबूत, प्लेन का कुछ मुख्य हिस्सा मिला जो येलो रंग का था, जो एक्सपर्ट्स के अनुसार भारतीय प्लेन का नहीं था। ओआरटीएफ ने फिर एक टीम भेजा, लेकिन एक मिनिस्टर द्वारा ओआरटीएफ के हेड को फोन करके उस टीम को वापस बुला लिया गया और जांच को रोक दिया गया। इसी बीच उस टीम के एक मेंबर ने अपनी थ्योरी को पब्लिक कर दिया, जिसके अनुसार फ्लाइट किसी दूसरे विमान से टकराई थी। जो मलबा उनके पास था उसे भी फ्रेंच अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही ये बात पब्लिक हुई कि फ्रेंच सरकार मामले को दबा रही है, कई नई थ्योरीज को जन्म मिला। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा इसलिए भी मिली क्योंकि मरने वालों में एक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, फिर एक फ्रेंच बिजनेसमैन डैनियल रॉस, जिनको विमान हादसों में काफी रुचि थी। उन्होंने एयर इंडिया के इस क्रैश के बारे में एक किताब पढ़ी। तब से उनको इस मिस्ट्री की खोजबीन करने का एक जुनून सा हो गया। उनको साथ मिला एक अनजाने दुश्मन से, जो कि ग्लोबल वार्मिंग था। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघलने से विमान का मलबा नीचे पहुंच गया था। खोज के दौरान उनको विमान के कई हिस्से जैसे सीट बेल्ट, कॉकपिट का हिस्सा और बहुत सारे हिस्से मिले और साल 2018 में उन्हें विमान का जेट इंजन भी मिल गया। इस सारे पार्ट से रॉस ने अपनी एक थ्योरी दी। उन्होंने सबसे पहले फ्रेंच अधिकारियों पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने जांच को रुकवाने के कई बार प्रयास किए। रॉस ने भी अपनी थ्योरी कई बार बदली। पहले उन्होंने कहा कि फ्लाइट को मिसाइल से गिराया गया है। बाद में उन्होंने कहा कि प्लेन यानी एयर इंडिया फ्लाइट 101 एक दूसरे प्लेन F-104G स्टार फाइटर जेट से टकराई थी। रॉस के अनुसार इटली की सरकार फ्रेंच सरकार की जासूसी करने के लिए फाइटर जेट का यूज करती थी। इटालियन पायलट्स फ्रेंच डिटेक्शन से बचने के लिए ट्रांसपोंडर ऑफ कर देते थे, जिस कारण वो दूसरे एयरक्राफ्ट से भी संपर्क नहीं कर पाते थे और इसी कारण से ये दोनों आपस में टकराए और प्लेन क्रैश हो गया। रॉस के अनुसार सैन्य मामला होने के कारण इसमें ज्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ। इसी सीक्वेंस में इस घटना में CIA का भी नाम जोड़ा गया। साल 2008 में पब्लिक हुई एक बुक कन्वर्सेशन विद क्रो से भी इसको सपोर्ट मिलता है। इस बुक में पत्रकार डगलस, जो कि यूएस के पत्रकार हैं, और उस समय के CIA के कवर्ट ऑपरेशन के हेड रॉबर्ट क्राउले के बीच में बातचीत है, जिसमें रॉबर्ट क्राउले डगलस को बताते हैं कि 60 के दशक में भारत एटॉमिक वेपन एक्वायर करने के बहुत पास पहुंच गया था, जिसमें क्राउली बोलते हैं डगलस को कि यकीन मानो वो बहुत खतरनाक थे, वो रशियंस के साथ थे, वो एटॉमिक वेपन को एक्वायर करने के बहुत पास में पहुंच गए थे और भाभा बहुत ही एक खतरनाक आदमी थे और वो हमारी मुसीबत और बढ़ाने वियना जा रहे थे। वियना जाते समय उनकी फ्लाइट के कार्गो में एक ब्लास्ट हुआ, जिसमें भाभा और उस विमान में सवार सारे पैसेंजर्स माउंट एल्प्स की पहाड़ियों में सदा के लिए खो गए। ये बात बोलते हैं रॉबर्ट क्राउली डगलस को एक इंटरव्यू में। डगलस, ध्यान रहे, डगलस एक यूएस रिपोर्टर हैं और रॉबर्ट क्राउली उस समय, जिस समय यह हादसा हुआ, उस समय CIA के कवर्ट ऑपरेशंस के हेड थे। साथ ही उन्होंने ये बताया कि उन्होंने शास्त्री जी का भी जिक्र किया, जिनका असोसिएशन 11 जनवरी को यानी डॉक्टर भाभा के एक्सीडेंट में मरने से जस्ट 2 हफ्ते पहले हुआ था। उन्होंने ये बताया कि इन दोनों की मौत के बाद वर्ल्ड एक बहुत ही सेफर प्लेस बन गया था। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि अगर इंडिया एटॉमिक वेपन एक्वायर कर लेता और वो रशिया के साथ था तो वो यूएस के लिए खतरा था, इसलिए उन्होंने इन दोनों लोगों को एलिमिनेट करके वर्ल्ड को एक सेफर प्लेस बना दिया, जिससे कि ये चीज साबित होती है कि इस पूरे एसोसिएशन में यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी के एसोसिएशन में और होमी जहांगीर भाभा जी के एसोसिएशन में CIA का हाथ था। उन दिनों 1964 में चाइना द्वारा किए हुए न्यूक्लियर टेस्ट से शास्त्री जी बहुत परेशान थे।
उन्होंने डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा से इस बारे में वार्तालाप किया। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने उनको यह आश्वासन दिया था कि इंडिया भी एटॉमिक वेपन अक्वायर कर सकता है। अक्टूबर, अब आप टाइमिंग ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का प्लेन क्रैश होता है 24 जनवरी 1966 को। अक्टूबर 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रोग्राम में डॉक्टर भाभा ने ओपनली कहा था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे कहती है तो वो 18 महीने के अंदर एटॉमिक वेपन डेवलप कर सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट था जो कि उनकी रहस्यमयी मौत का सबसे बड़ा कारण बना। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का ऑल इंडिया रेडियो पे ओपनली बोलना अक्टूबर 1965 में कि हम इफ इंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम 18 महीने के अंदर एटॉमिक वेपन अक्वायर कर सकते हैं। तो ये इसको भी एक आप कड़ी मान सकते हैं जिसको लेके यूएस और उनके एलाइड जो थे वो काफी परेशान थे। वो एक दौर था जब कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म आमने सामने था। यूएस कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था, यूएसएसआर कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा था। ये यूएस और यूएसएसआर चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा देश उनके खेमे में आए। हालांकि भारत ने नॉन अलाइंड रहने का प्रण लिया था, लेकिन जो इंडिया की ज्यादातर पॉलिसीज थी वो सोशलिज्म की थी, जो कि यूएसएसआर की तरफ इंक्लाइन थी। इंडिया और यूएसएसआर की जो टाइज थी वो मिडिल एशिया और सेंट्रल एशिया से जो यूएस का इन्फ्लुएंस था वो खत्म कर ऑलमोस्ट नलीफाई कर सकते थे, या आप कह लो ऑलमोस्ट खत्म कर सकते थे। इसी बीच अगर इंडिया न्यूक्लियर वेपन अक्वायर कर लेता तो फिर ये यूएस के लिए एक नई समस्या उत्पन्न कर सकता था उस दौर में। इसलिए और इंडिया के अंदर न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के लिए जो दो सबसे मोस्ट डेडिकेटेड लोग थे, दैट वाज लाल बहादुर शास्त्री जी एंड डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, उनको सीआईए ने एक कॉवर्ट ऑपरेशन में एलिमिनेट करके इंडिया को काफी साल पीछे धकेल दिया न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने में। इंडिया ने पहला अपना टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा नाम से 1974 में किया, जो कि सक्सेसफुल नहीं था। बाद में हम सभी को पता है कि इंडिया का जो एटॉमिक वेपन का प्रोग्राम है वो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में पूरा हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी को एलिमिनेट करके जो इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम और एटॉमिक वेपन अक्वायर करने का प्रोग्राम था उसको 1966 से लेकर 1998 तक पीछे कर दिया गया। हम ऐसा 100% एश्योरिटी से नहीं कह सकते हैं कि अगर डॉक्टर बाबा जिंदा रहते तो हम तुरंत एटॉमिक वेपन बना सकते थे, बट यस, इससे एक संभावना ये जरूर उत्पन्न हुई है कि इंडिया ने जो एटॉमिक वेपन 1998 में एक्वायर किया है उसको वो उससे एटलीस्ट 20 साल पहले जरूर एक्वायर कर सकता था, जिससे वर्ल्ड में इंडिया का पोजीशन आज एक अलग जरूर होता। तो लाल बहादुर शास्त्री जी और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के समय से पहले मौत ने भारत को दशकों पीछे धकेल दिया एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में।